प्रोडक्शन पे, सेल्स पे, इंक्रीमेंटल सेल्स पे है। प्रोडक्शन तो आप बना बना के रखते रहेंगे, प्रोडक्शन दिखा लेंगे, आप बेच भी रहे हैं नहीं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं नहीं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का क्या था, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन को बढ़ाना कंट्री से, वो उसका मेन पर्पज है, उसके लिए है। सभी सेक्टर्स में इंक्रीमेंटल सेल्स नहीं है, कुछ सेक्टर में इंक्रीमेंटल सेल्स है, कुछ में वैल्यू एडिशन भी है। सीएसआर स्पेंडिंग कम है वहां पे, सीएसआर स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं हम, वहां पे वैसे भी कॉर्पोरेट स्पेंडिंग कम ही है। ठीक है, चलें करें शुरू। चलिए फिर, आज का टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट बजटिंग। क्या होता है बजट? इनकम और एक्सपेंडिचर का एक डॉक्यूमेंट। ठीक है, कोई लीगल बैकिंग है इसकी? क्या? आर्टिकल 112 संविधान का वो बोलता है, बजट नहीं लिखा हुआ पर वही बात है। ठीक है, तो बजट क्या है, अब वही इसका आंसर ढूंढना है आपको। बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट क्या है? एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंप्राइजिंग ऑफ व्हाट? कंप्राइजिंग ऑफ expenditures incurred by government and receipts earned by government। बजट क्या है? बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कंप्राइज करती है वो एक्सपेंडिचर्स जो गवर्नमेंट इनकर करती है और वो रिसिप्ट्स जो गवर्नमेंट अर्न करती है। समझ में आया? अब बजट के दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं बजट के, यानी कि दो अकाउंट्स हम फर्दर मेंटेन करते हैं बजट के अंदर। उन अकाउंट का नाम क्या क्या है? दो अकाउंट्स हैं बजट के। द फर्स्ट अकाउंट इज, कौन सा फर्स्ट अकाउंट? और दूसरा? चलिए ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक लिख दिया कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या लिखूं? करंट अकाउंट। ये हम बजट पढ़ रहे हैं निम्रत, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। फिर क्या आएगा? रेवेन्यू अकाउंट। दोनों में बस यही डिफरेंस है। ठीक है, एक है हमारे पास कैपिटल अकाउंट, एक है हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट। तो क्या आएंगी रेवेन्यू अकाउंट में चीजें, कौन सी ट्रांजैक्शंस आएंगी? ठीक है, इनकम तो हम यहां भी क्रिएट कर सकते हैं। रेवेन्यू अकाउंट उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो गवर्नमेंट की कोर एक्टिविटीज को शो करती हैं। These activities are fundamental in nature for the government to perform. Core activities of the government, and these transactions are, जो दूसरी सबसे इसकी important feature है इसका, these transactions are recurring in nature. ये बार बार होंगी। These are not single time transactions. ऐसा नहीं कि एक बार होगी और उसके बाद हुई नहीं। ये क्या है? रेकरिंग इन नेचर है, बिकॉज कोर एक्टिविटी है ना गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट की कोर एक्टिविटी कौन सी होगी? जो उसकी रेकरिंग इन नेचर होगी, जो वो बार बार खर्च कर रही है। जैसे कि गवर्नमेंट को सैलरीज देनी है अपने एम्प्लॉयज को, वो गवर्नमेंट की कोर एक्टिविटी है और वो बार बार हो रही है। गवर्नमेंट को देश के डिफेंस एक्सपेंडिचर के ऊपर कुछ खर्चा करना है, राइट, वो गवर्नमेंट का कोर एक्टिविटी है, वो भी बार बार हो रही है। इसलिए हम डिफेंस एक्सपेंडिचर को कहाँ रखते हैं? रेवेन्यू अकाउंट पे रख देते हैं। तो ये क्या है? वो सभी ट्रांजैक्शंस जो गवर्नमेंट की कोर एक्टिविटी को फॉर्म करती हैं और इन जिनका नेचर कैसा है? रेकरिंग इन नेचर है। वो सभी ट्रांजैक्शंस कहाँ फॉल करेंगी?
रेवेन्यू अकाउंट में फॉल करेंगी। यहां तक समझ में आया। दूसरी तरफ है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शंस आएंगी? तेरे को तो मैंने बताया था कौन सी आएंगी जब तू टेबल पे बैठा हुआ था। हाँ, अच्छा, और जो एसेट्स को घटा रही है और लाइबिलिटीज को बढ़ा रही है वो आएगी इसमें, वो भी आएगी। तो इसका आंसर क्या बनता है? दोज ट्रांजैक्शंस विच अफेक्ट which affects the status of assets and liabilities of the government, वो ट्रांजैक्शंस जो गवर्नमेंट के एसेट्स और लाइबिलिटी के स्टेटस को इफेक्ट करता है। यहां पे नहीं आ रहा, जो गवर्नमेंट के एसेट्स और लाइबिलिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन आएगी कैपिटल अकाउंट में। यानी कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे गवर्नमेंट का एसेट बढ़ा या घटा, या फिर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी घटी या बढ़ी, दोनों चीजें अगर एसेट या लाइबिलिटी किसी की पोजीशन को इफेक्ट कर रही है तो वो किस में आएगी? कैपिटल अकाउंट में आएगी। यहां तक समझ में आया? डन। चले आगे। चलिए अब रेवेन्यू अकाउंट को फर्दर देखते हैं। रेवेन्यू अकाउंट में फर्दर दो तरीके की ट्रांजैक्शंस होती हैं। कौन कौन सी? ठीक है, एक होती है रेवेन्यू रिसीट्स RR और एक होगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर RE। क्या होती है रेवेन्यू रिसीट्स? और कुछ? ठीक है, इनकम है। ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल सही है। तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स हैं जो गवर्नमेंट ने अर्न करी हैं इन इट्स राइटफुल कैपेसिटी। अर्नड इन इट्स राइटफुल कैपेसिटी। राइटफुल कैपेसिटी क्या है? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होने के नाते जो वो चीजें अर्न कर रही है वो इसमें आएंगी। अर्नड इन इट्स राइटफुल कैपेसिटी। राइटफुल कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? अर्नड इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर किसी स्टेट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। दूसरा क्या है? ये वही बात जो हमने रेवेन्यू अकाउंट में पढ़ी थी वो तो लिखना ही है आपको, रेकरिंग इन नेचर है। ये बार बार कमाएंगे आप। दीज आर रेकरिंग इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल हाँ, टैक्सेस, ठीक है, ये सब चीजें। अब टैक्स क्या है? टैक्स सरकार की वो इनकम है जो राइटफुली अर्न कर रही है। यू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, राइट? तो उसकी राइटफुल इनकम है वो, और रेकरिंग इन नेचर है। हम टैक्स भरते रहते हैं, हर साल हम जो है टैक्स भर ही रहे हैं, वो रेकरिंग इन नेचर है। डन। तो अगर ये कोई रिसीट है तो उसको हम क्या बोल देंगे? रेवेन्यू रिसीट बोल देंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? डे टू डे एक्सपेंडिचर जो बार-बार मेंटेनेंस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट इनकर करती है टू परफॉर्म इट्स सॉवरन फंक्शंस। टू परफॉर्म इट्स सॉवरन फंक्शंस। अब सैलरीज देनी है, पुलिस वालों को देनी है, सोवरेनिटी का मसला है, सरकार ही देगी और कौन देगा? आर्मी वालों को देनी है, सरकार ही देगी और कौन देगा? कोई वेलफेयर का एक्सपेंडिचर है, सरकार ही करेगी और कौन करेगा? ये सब सॉवरन के फंक्शंस हैं। अगर वो सॉवरन है तो वो एक्सपेंडिचर्स करेगी। और ये एक्सपेंडिचर कैसे होंगे? जो रेवेन्यू रिसिप्ट में भी लिखा, रेकरिंग इन नेचर होंगे। इफ गवर्नमेंट हैज टू परफॉर्म इट्स सॉवरन फंक्शंस, इट हैज टू रेकर दीज एक्सपेंसेस कॉन्टिन्यूअसली, राइट? दूसरी जो इनकी विशेषता है, सिर्फ तीसरी रेकरिंग के बाद, दूसरी तो रेकरिंग है। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट दे आर नेसेसरी। दे आर नेसेसरी। गवर्नमेंट इनको छोड़ नहीं सकती है। ये नहीं कि गवर्नमेंट बोल दे कि मुझे नहीं करना।
दे आर नेसेसरी फॉर द कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए इनको मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। कि अगर वहां पे लिखा गया कि कैपिटल एक्सपेंसेस आर और कैपिटल एक्सपेंडिचर इज आल्सो नोन एज मेंटेनेंस एक्सपेंस, गलत हो जाएगा, ठीक है। इफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस एक्सपेंस बिकॉज दे आर इनकर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर नेसेसरी, ठीक है। वो क्या है? नेसेसरी है, उसको आप चूज नहीं कर सकते, वो नेसेसरी है आपके लिए। समझ में आया यहां तक? अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा फिर? एक्सपेंडिचर ज्यादा जाएगा रिसीट से। हाँ, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? व्हाट इज आरडी? व्हेन योर रेवेन्यू, जब हम रेवेन्यू रिसीट में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं और टर्म आती है नेगेटिव में, जो सम आएगा हमारा वो नेगेटिव में आएगा, जो अमाउंट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। कैसे आएगा नेगेटिव में? बिकॉज हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारी रेवेन्यू रिसीट से क्या था? ज्यादा था। किसी भी सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट अगर है तो वो बहुत ही ज्यादा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उस सरकार के लिए, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि सरकार अपनी रोजमर्रे के खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रही अपनी रोजमर्रे की इनकम से। गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स सॉवरन फंक्शन आउट ऑफ इट्स ऑन जनरेटेड इनकम। तो रेवेन्यू डेफिसिट तो बहुत बड़ा पाप है, वो नहीं आप कर सकते। समझ में आया यहां तक? ठीक है, आप कैपिटल अकाउंट की तरफ चले जाते हैं। हाँ बोलो बोलो। जाएंगे वहां पे जो स्टेट्स को ग्रांट देते हैं कैपिटल बनाने के लिए, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, वहां पे भी जाते हैं। अभी हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, इसके भी दो फर्दर ट्रांजैक्शंस हैं। कौन कौन सी? कैपिटल रिसीट और हाँ सीआर और सीई। क्या है सीआर? जो हमारा एसेट बढ़ाएगा और हमारा लायबिलिटी कम कर देगा, ये निम्रत ने कहा कैपिटल रिसीट के लिए। तो यानी कि कैपिटल रिसीट वो है कि जो इनकम आ रही है और वो एसेट भी बढ़ा रही है, मतलब कि आप कुछ खरीद रहे हैं और आपको पैसे मिल रहे हैं। मतलब आप कार लेने गए, ये कार लेने गई मान लो, और इसने कार ले भी ली और इसको कंपनी वाले ने पैसे दे भी दिए कि ये कार भी ले लो और ये पैसे भी ले लो इस कार के। और दूसरा लायबिलिटी, लायबिलिटी कह रही है घटा रही है ये चीज, मतलब कि आप लायबिलिटी घटाएगी कैसे? मतलब पैसे आए और लायबिलिटी भी घट गई आपकी। मतलब आपने किसी से उधार ले रखा था, उसने आपको पैसे भी दे दिए और कह दिया कि उधार भी माफ। तो बड़ा सुंदर हो जाएगा अगर ऐसा हो, पर ऐसा होता नहीं है। कैपिटल रिसीट क्या करेगी? आपकी एसेट्स को डिक्रीज करेगी या फिर और आपकी लायबिलिटीज को बढ़ाएगी। सरकार ने कोई डिसइन्वेस्टमेंट करी, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कहीं अपना मेजॉरिटी स्टेक था उसको छोड़ दिया, उसके बदले में जो सरकार के पास पैसे आए वो उसकी कैपिटल रिसीट है। अब जब उसने डिसइन्वेस्टमेंट करी, मान लो सरकार ने एलआईसी बेची, ये सरकार ने मान लो एयर इंडिया बेचा, जब सरकार ने एयर इंडिया बेचा उसने अपना एसेट रिड्यूस करा पर बदले में उसको पैसे मिले, तो उसकी कौन सी रिसीट हुई? कैपिटल रिसीट हुई। मान लो अगर सरकार किसी से लोन ले रही है, सरकार ने अब क्या करा, बाहर गई वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, वो जो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया पैसे तो आ ही रहे हैं, तो वो भी कैपिटल रिसीट है, उससे क्या हो रहा है? लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन से हमारा या तो एसेट डिक्रीज होता है या किसी ट्रांजैक्शन से हमारा लायबिलिटी इंक्रीज होता है, मतलब पैसे आने चाहिए हमारे पास। अगर हमारे पास पैसे आने की वजह से हमारा कोई एसेट बिक रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या फिर हमारे ऊपर लोन चढ़ रहा है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो हमारे लिए कौन सी रिसीट होगी? कैपिटल रिसीट होगी। बस ये फॉर्मूला है इसका, सिंपल सा। और इसका वाइसा वर्सा फॉर्मूला लगता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा? जब भी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शंस होगी, दो चीजें पॉसिबल है, या तो एसेट्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, कि सरकार ने रशिया के साथ डील करके उनसे बहुत बड़ा जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले लिया S-500। तो यहां पे सरकार का खर्चा हुआ है, पैसे गए हैं जेब से, लेकिन क्या बड़े हैं? क्या
एसेट्स बढ़े हैं सरकार के। ध्यान रखना, अगर तो उसने लिख रखा हो डिफेंस एक्सपेंडिचर तो आंख बंद करके कहां जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। बट अगर उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा हो कि डिफेंस एक्सपेंडिचर हुआ जिससे हमने इक्विपमेंट्स लिए हाईटेक, राइट, तो वो कहां डालना है आपको, एक्सपेंडिचर में डालना है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि एसेट इंक्रीज हुए हैं। तो फंडामेंटल्स अगर क्लियर है फिर तो कुछ भी पूछ ले वो डम्बल डोर होने की बात ही नहीं है कि भाई हम तो पता नहीं लगा, ये हमने कहीं पढ़ा नहीं था, या फिर ये कहीं एग्जांपल एज इट इज हमें लिखवाया नहीं गया। आपके बेसिक्स क्लियर है, बस आप वहां फिगर आउट कर लोगे, ठीक है। अगर किसी भी हमारे खर्चे की वजह से कि हम पैसे खर्च रहे हैं और हमारा एसेट इंक्रीज हो गया, तो वो क्या होगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अगर हमारी किसी भी खर्चे की वजह से हमने पैसे खर्चे और हमारी देनदारी उतर गई, हमारी लाइबिलिटीज डिक्रीज हो गई, तो वो हमारा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कि आपने पैसे दिए और आज आप चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि आपने थोड़ा सा उधार अपने ऊपर क्या कर दिया, कम कर दिया, उतार दिया, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है कैपिटल रिसिप्ट का और कैपिटल एक्सपेंडिचर का। कैपिटल अकाउंट क्या, जिससे हमारे एसेट्स बढ़ते या घटते हैं या हमारी लाइबिलिटीज बढ़ती या घटती हैं। तो यानी कि जिन ट्रांजैक्शंस का हमारी एसेट और लाइबिलिटी की पोजीशन पे इफेक्ट है वो हमारी कैपिटल अकाउंट के अंदर आने वाली ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। अब कैपिटल रिसिप्ट में वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जो है तो हमारे एसेट्स को डिक्रीज करेंगी या हमारे लायबिलिटीज को बढ़ाएंगी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जो या तो हमारे एसेट्स को इंक्रीज करेंगी या हमारे लायबिलिटीज को कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। डन, इससे आगे कुछ नहीं याद करना। अब ट्रांजैक्शंस के नाम नहीं याद करते घूमने हमने, क्योंकि वो तो हर बार नहीं डाल देगा। जब भी वो क्वेश्चन बनाएगा वो आउट ऑफ इसी बेसिक से बनाएगा, ठीक है। अगर इस बेसिक से क्वेश्चन नहीं बनाएगा तो वो क्वेश्चन करंट में से आएगा। ये फंडा होता है एग्जाम का कि अगर क्वेश्चन बना रहा है ना एग्जामिनर तो वो इसी बेसिक से क्वेश्चन बना रहा है। अगर वो बेसिक से क्वेश्चन नहीं बना रहा, कोई करंट से चीज उठा के क्वेश्चन बना रहा है, तो फिर वो करंट से क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आधे से ज्यादा पेपर आपका क्लियर है। चलें आगे। अब चलिए, अब इसके बाद दो टर्म्स हम पढ़ते हैं जो हमने पढ़ा। अच्छा, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट क्या होगा, जब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो किन से इंक्रीज हो जाएंगे, हमारी कैपिटल रिसीट से इंक्रीज हो जाएंगे, वो हमारा कैपिटल अकाउंट डेफिसिट बन जाएगा। समझ में आया यहां तक? चले आगे। तो कहते हैं कि अमेरिका का कैपिटल अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा रहता है, क्यों होता होगा ऐसा? हाँ, क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करते हैं बाहर, जगह जगह उनके एसेट्स हैं। अब 700 750 से ज्यादा मिलिट्री बेस है उनके, ठीक है। दुनिया भर की कंपनी उनकी बाहर जा जाके इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट तो लाजमी है, ठीक है। समझ में आया? अगर दोनों का गठजोड़ कर दें, रेवेन्यू अकाउंट का और कैपिटल अकाउंट का, तो बजट बनता है। बजट डेफिसिट क्या होता है? प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा जब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर्स हमारी टोटल रिसीट से ज्यादा हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? बजट डेफिसिट बोलते हैं। जब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर्स हमारे टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो जाए। सरकार ज्यादातर बजट डेफिसिट ही रखती है। कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज के बजट हमेशा डेफिसिट पोजीशंस में होते हैं। कारण क्या होता है उसका? Because people expect the developing government to incur more expenses and to expect less income. क्योंकि डेवलपिंग है, अभी वेलफेयर बर्डन ज्यादा है। जब तक वेलफेयर बर्डन ज्यादा होगा तब तक एक्सपेंडिचर्स भी ज्यादा होंगे। बट रेगुलरली अगर बजट डेफिसिट होता रहे तो सरकार क्या करा करती थी? सरकार अपने डेफिसिट को मोनेटाइज कर देती थी। मोनेटाइज करने का मतलब, मोनेटाइजेशन ऑफ डेट और डेफिसिट मतलब, जब आप अपने डेट को क्या करते हैं, उसको मोनेटाइज कर देते हैं। यानी कि आपका 600 करोड़ का नुकसान है, सरकार ने क्या करा, आरबीआई को बोल दिया 600 करोड़ रुपए प्रिंट कर दे। उधार चढ़ा हुआ है, 600 करोड़ रुपए प्रिंट करके उधार वापस कर दिया। जब 600 करोड़ रुपए प्रिंट हुए और उधार वापस किया गया तो क्या हुआ? मनी सप्लाई बढ़ गई और इन्फ्लेशन कॉन्सिक्वेंटली राइज कर गई और रूपी की वैल्यू डेप्रिसिएट कर गई। समझ में आया? तो ये बड़ा खतरनाक काम था। तो इसके लिए सरकार ने दूसरे ऑप्शंस निकाले फिर। अच्छा, ऑप्शंस करने से पहले, बिफोर हम आगे जाएं उससे पहले एक चीज कर लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिसिट एंड डेट? इसमें वापस करना
आ जाए, but I'm not sure if formula है। ठीक है, और कुछ? डेट पे इंटरेस्ट पड़ेगा। हाँ भाई। क्या होता है डेफिसिट डेट में फर्क? डेट क्या है आपका? डेट है आपका, हाँ, आपकी टोटल बोरोइंग, टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बोल देते हैं, टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। कि 24 दिसंबर को सरकार के ऊपर कितना कर्ज है, कि आज 4 दिसंबर के दिन, 4 है 5 है आज, 4 दिसंबर के दिन सरकार के ऊपर कितना कर्ज है, वो सरकार का डेट है। यानी कि डेट क्या है? एक स्टॉक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? स्टॉक वेरिएबल है। ये कांस्टेंट है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर, पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं, एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पे मेजर होता है। समझ में आया? डेफिसिट क्या है? नाउ व्हाट इज डेफिसिट? डेफिसिट क्या है? डेफिसिट क्या है? इट इज अ डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी है किसकी? एक एंटिटी की। डेफिशिएंसी ऑफ एन एंटिटी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। वो पॉइंट इन टाइम था, ये पीरियड ऑफ टाइम है। यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे एक एंटिटी की डेफिशिएंसी, किस चीज की डेफिशिएंसी? अपने एक्सपेंडिचर्स को इनकर करने की डेफिशिएंसी। कि एक पीरियड ऑफ टाइम है जहां पे एक एंटिटी की, वो सरकार भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, सरकार मान लेते हैं, एक सरकार की डेफिशिएंसी कि वो एक पीरियड ऑफ टाइम पे अपने एक्सपेंडिचर्स इनकर नहीं कर पा रही आउट ऑफ इट्स इनकम, अपने रिसिप्ट से, तो वो क्या है? उसका डेफिसिट है। डेफिसिट हमेशा मेजर होता है पीरियड ऑफ टाइम में, एक क्वार्टर में, एक हाफ ईयरलीज में, या फिर फाइनेंशियल। मोस्टली हम उसको फाइनेंशियल ईयर्स में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक फ्लो वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? फ्लो वेरिएबल है, क्योंकि आप इसको एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हो। सिंपल सी स्टेटमेंट अगर वो लिख देता वहां पे कि डेट इज अ स्टॉक वेरिएबल एंड डेफिसिट इज अ फ्लो वेरिएबल, ये बहुत सिंपल चीज होती, बट ये हो ना पाती, कंफ्यूज हो जाते हैं हम। ठीक है, तो डेफिसिट क्या है? फ्लो वेरिएबल है, और डेट क्या है? स्टॉक वेरिएबल है। दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? बताएगा कि मुझे सोच के, दोनों के बीच का रिलेशन, दोनों के मैंने आपको मतलब बता दिए। एक हिंट दे देता हूं दोनों के बीच के रिलेशन का। दी फ्लो causes change in the value of stock. The flow causes changes in the value of stock. क्या रिलेशन होगा दोनों के बीच का? ठीक है, यही है। if your deficit keeps on increasing, eventually the burden will be on your debt only. अगर डेफिसिट इंक्रीज होता जा रहा है तो क्या हो रहा है? आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जा रहे हैं इन प्रोपोर्शन टू कैपेसिटी ऑफ योर रिसिट्स। आपकी रिसिट्स की कैपेसिटी में, उसके प्रोपोर्शन में आपके एक्सपेंडिचर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो अब खर्चे तो पे ऑफ करनी है ना। तो खर्चे कैसे पे ऑफ करेंगे आप? डेट लेके, लोन लेके आप खर्चे पे ऑफ करेंगे। तो डेफिसिट अगर इंक्रीज करता रहे तो स्टॉक की वैल्यू भी इंक्रीज करती रहती है।
ये इनके बीच का रिलेशन है। व्हाट इज डेफिसिट? डेफिसिट क्या है? डेट माइनस डेट इज इक्वल टू डेफिसिट। नाउ डेट एट द एंड ऑफ ईयर and this debt at the starting of year. एंड ऑफ द ईयर कितना डेट था आपके पास? मान लो भी एंड ऑफ द ईयर हमारे पास 500 करोड़ का डेट था। जब अगला साल शुरू हुआ हमारे पास 1000 करोड़ का डेट हुआ, तो भाई ये जो 500 और चढ़ा लिए ये क्या है आपके? तो आपका और डेफिसिट ही है। और क्या है कि आपके ड्यूरिंग द ईयर 500 करोड़ का आपने ज्यादा एक्सपेंडिचर करा है। दिस इज योर डेफिसिट। ये आपका डेफिसिट हुआ। डेफिसिट क्या होता है? जब एक्सपेंडिचर जितने ज्यादा हैं हमारे रिसिप्ट के मामले में, मान लो आपके एक्सपेंडिचर 500 ज्यादा थे, तो साल के एंड में आपके ऊपर 500 करोड़ का खर्चा था जब शुरू हुआ था फिस्कल ईयर, आते आते अगले साल आपके ऊपर 1000 चढ़ गया, यानी कि 500 और आपने खर्च कर दिया। तो डेट एट द एंड ऑफ द ईयर, इफ यू सब्सट्रैक्ट द डेट एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डेफिसिट। ये वैल्यू नेगेटिव में ही होगी क्योंकि स्टार्टिंग में ज्यादा होगा, तो डेफिसिट भी तो नेगेटिव में ही होता है। डन। डेफिसिट बाय नेचर ही घाटा है ना, तो माइनस का साइन तो लगा होगा उसके आगे। क्या पढ़ते हैं रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला? कि रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है, या किसी भी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है कि रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर की वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो डेफिसिट होगा। अगर रिसिप्ट की वैल्यू ज्यादा होगी तो प्लस में आ गई टर्म पूरी, तो प्लस में तो फिर घाटा कैसे हो सकता है अगर प्लस में है? ठीक है, समझ में आया यहाँ पर? यहां तो कोई डाउट? अब यहां पे कोई डाउट नहीं है तो पिछली डिबेट शुरू करते हैं हम अपनी डिस्कशन। सॉरी, पानी नहीं रखा है यहाँ पे, कोई नहीं। अब वो कह रहा है सरकार जो है बहुत ज्यादा क्या कर रही थी? खर्चा करे जा रही थी। खर्चा करने के बाद जो डेफिसिट होने के बाद जो डेट चढ़ रहा था उसके ऊपर, राइट? कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ डेफिसिट एंड द इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ डेट, तो उसको पे ऑफ करने के लिए सरकार क्या कर रही थी? मोनेटाइजेशन कर रही थी। मतलब कि आरबीआई को बोला जाता था कि तू पैसे प्रिंट कर। नाउ आरबीआई इज ऑल्सो द कंट्रोलर एंड रेगुलेटर ऑफ मनी सप्लाई एंड इट इज ऑल्सो द बैंकर टू द गवर्नमेंट। पढ़ते हैं ना हम कि आरबीआई इज द बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों काम करने हैं उसको। नाउ एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट उसको नोट छाप के देने पड़ेंगे। एज रेगुलेटर ऑफ द मनी सप्लाई वो नोट छापने से गुरेज करेगी, भी नोट ना छापूं। तो आरबीआई डायलेमा में फंस जाती थी बेचारी। तो क्लैश होते थे दोनों के बीच में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगी। इसके लिए पहला सॉल्यूशन आया 1997 में। आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो है दोनों के बीच में बातचीत हुई। फाइनली 1997 में जाके इसका सॉल्यूशन आया। 1997 में ऐसा क्या आया? 1997 में आती है आपकी एक स्कीम जिसका नाम है वेज एंड मींस एडवांसेस। वेज एंड मींस एडवांसेस क्या होगा? वेज एंड मींस एडवांसेस में क्या होता है? क्वेश्चन भी आया था आपके एफएलटी में। हाँ, जब भी गवर्नमेंट को इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट होगी वो आरबीआई से जाके लोन ले सकती है। यहां पे मैंने गवर्नमेंट बोला है, सेंटर स्टेट नहीं बोला। तो यानी कि दोनों गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एज वेल, whenever they are in the immediate requirement of the cash, they will go to the RBI and ask for it. Under the wage and advances scheme, RBI will lend money to them for the 90-day period. For the 90-day period, 90 दिनों के लिए उन्हें पैसे दे दिए जाएंगे at कौन से रेट पे? रेपो रेट पे। at the रेपो रेट। रेपो रेट पे उन्हें 90 दिन के लिए क्या दे दिए जाएंगे? पैसे दे दिए जाएंगे। बाई चांस अगर 90 दिन खत्म हो जाएं और वो रीपे ना कर पाए तो ये जो वेज एंड मीन एडवांसेस थे ये कन्वर्ट हो जाएगा एक ओवरड्राफ्ट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओवरड्राफ्ट में। अब इस ओवरड्राफ्ट पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 2% ज्यादा लगेगा कंपेयर टू दी रेपो रेट, यानी कि 2% प्लस रेपो रेट 2 है। ठीक है,
वो 1% मुझे पता, तू कहाँ कंफ्यूज हो रहा है, अभी देख करते हैं उसको भी। ठीक है, 2% ज्यादा लगेगा ओवरड्राफ्ट पे। डन यहां तक। देखो जो आरबीआई की एक्ट है उसके सेक्शन 17 में मेंशन्ड है, सेक्शन 17 क्लोज 5 में, याद नहीं रखना है वैसे बता रहा हूं, कि वहां पे मेंशन्ड है कि भाई अगर कभी भी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई के पास जाएं, उससे पैसे मांगे, एंड दैट मनी दे बोरो फ्रॉम द आरबीआई, दैट मनी इज रीपेबल आफ्टर द 3 मंथ पीरियड। 3 महीनों के मंथ के बाद वो क्या है, रीपेबल है। समझ में आया यहाँ तक? हाँ नहीं, वो आरबीआई की टेंशन है, जैसे मर्जी पैसे, आरबीआई के पास वैसे पैसे होते ही हैं, ठीक है, वो आरबीआई की टेंशन है। अब प्रिंट नहीं होगा, अब आरबीआई के अगर पास फंड पड़ा है तो अपने फंड में से दे देगी उतार के। सो नाउ गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। अब गवर्नमेंट क्या है, अकाउंटेबल है, कि कभी कोई खर्चा हो गया, डेफिसिट हो गया, तो कभी कभार के लिए आप ये चीज ले सकते हो, 3 महीने का पीरियड है, बट ये नहीं होगा कि फिर हर रोज खर्चे हो रहे, वो नहीं हम करेंगे। तो 1997 में वेज एंड मीन एडवांसेस नाम की स्कीम आ गई। अब 2 तरीके के वेज एंड मीन एडवांसेस हैं, कौन कौन से? वो 2 तरीके हैं, एक है नॉर्मल वेज एंड मीन एडवांसेस, नॉर्मल वेज एंड मीन एडवांसेस, WMA, सॉरी, हाँ जी, एक है नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस और एक है स्पेशल वेज एंड मीन एडवांसेस। स्पेशल वेज एंड मीन एडवांसेस को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी। स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी, कंफ्यूज नहीं होना, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और इसमें दोनों अलग है, ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ये है स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी। स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी कुछ नहीं है, स्पेशल वेज एंड मैनेजमेंट एडवांसेस का, वेज एंड मींस एडवांसेस का ही दूसरा नाम है, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है भाई? नॉर्मल वेज एंड मीन एडवांसेस में आप आएंगे, 90 दिन के बाद पैसा लेंगे, आपको पैसे दे दी जाएंगे, बात खत्म। इसमें जनरली आपके 3 ईयर, योर प्रीवियस 3 इयर्स रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखा जाता है, उसके बेस पे बताया जाता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। हाँ ठीक है, नॉर्मल में भी ये होता है, और स्पेशल में क्या होगा? स्पेशल में भी पैसे तो लिमिट तो ही होगी, बट स्पेशल में स्पेशल क्या है? स्पेशल में आप जाते हैं, आरबीआई से पैसे मांगते हैं, बदले में आरबीआई को कोलैटरल देते हैं। क्या देते हैं? कोलैटरल देते हैं बदले में, आप सिक्योरिटीज जो भी कोलैटरल आप जो है आरबीआई को कोलैटरल देंगे। जब आपने आरबीआई को कोलैटरल दे दिया तो यानी कि नॉर्मल वेज एंड मींस एडवांसेस से ज्यादा सिक्योर ये चीज है, तो आरबीआई क्या करेगा? हाँ, आपको 1% कम इंटरेस्ट पे पैसे देगा, ठीक है। ये है स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी। 3 इयर्स रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को देखती है। हाँ हाँ, जिस रेट पे वो दे रहे हैं उससे -1% कर देंगे। डन, चलें आगे। अब वेज एंड मींस एडवांसेस के बाद उसका लॉजिकल फॉलो अप था एक एक्ट जिससे इंश्योर करा जाए कि कोई फिस्कल डेफिसिट्स या फिस्कल एडवेंचरिज्म पे सरकार ना निकले, ठीक है। सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? वो मत पढ़ो, प्राइमरी के चक्कर में मत जाओ, ये बताओ। अच्छा चलो बताओ फिर, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? बोरिंग्स होती हैं समझिए इसे। फिजिकल डेफिसिट क्या है कि आप देखो, बजट डेफिसिट में क्या हो रहा है? बजट डेफिसिट में से टोटल रिसिप्ट में से क्या और कर रहे हैं आप? टोटल एक्सपेंडिचर्स को खत्म कर रहे हैं। मान लो सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो सरकार क्या करती थी? लोन लेके अपनी टोटल रिसिप्ट्स को भी बढ़ा लेती थी। लोन लेके क्या करती थी? अपनी टोटल रिसिप्ट्स को भी बढ़ा लेती थी। अब बैलेंस हो गया, बैलेंस अचीव हो गया, तो समझ नहीं आता था कि कितने पैसों की जरूरत है हमें, अभी सरकार कितने घाटे में है, ये हमें समझ नहीं पड़ता था।
the amount of borrowings would nullify the excess expenditure. तो उसके लिए क्या करा हमने यहां रखा कि ये हमारा फिजिकल डेफिसिट है. फिजिकल डेफिसिट क्या होगा भाई, अपने टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लो पहले तो, योर टोटल एक्सपेंडिचर, एंड फ्रॉम योर टोटल एक्सपेंडिचर we will subtract or we will deduct the amount of your total receipts, but in those receipts we will exclude क्यों लिख रहा हूं, हम exclude करेंगे the cost of बोरोइंग्स. जो हमारी बोरोइंग्स हैं उन्हें हम हटा देंगे कि ये हमारी रिसिप्ट्स है ना, जो इन रिसिप्ट्स में से हम वो कैपिटल रिसिप्ट हटा देंगे जो डेट क्रिएटिंग है. जो क्या है, डेट क्रिएटिंग है. सो वी विल माइनस दोज रिसिप्ट्स विच आर डेट क्रिएटिंग इन नेचर. तो अगर इसको और तोड़ के लिखना है तो उसको और तोड़ के कैसे लिखा जाएगा. टोटल रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ, टोटल रिसिप्ट का मतलब हुआ योर रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस योर, नहीं टोटल रिसिप्ट पूछ रहा हूं मैं, सिर्फ रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट. ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट माइनस डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स. कैपिटल रिसिप्ट कौन सी थी, हमने पढ़ा था टोटल रिसिप्ट, जो ऊपर लिखा है ना हमने कि टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर वाला जो चीज लिखी है हमने. अब उसमें टोटल रिसिप्ट क्या होंगी, आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट होंगी टोटल रिसिप्ट. लेकिन उसमें ये नहीं आएगा डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स. हमने कैपिटल रिसिप्ट जब पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि कैपिटल रिसिप्ट से क्या हो रहा है, या तो एसेट रिड्यूस हो रहा है या फिर हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं. तो भाई जिन ट्रांजैक्शन से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, वो नहीं हमने इसमें जोड़नी, वो हमने इसमें जोड़नी नहीं है रिसिप्ट में. तो उससे क्या होगा फिर, उसके बाद जो हमारा अमाउंट आएगा फिजिकल डेफिसिट का, वो हमें ये दिखाएगा कि असल में अब हमारी सरकार को कितने पैसों की जरूरत है. अब हमारी सरकार को कितने पैसों की जरूरत है, हाउ मच मनी वी नीड नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक्सक्लूडिंग द प्रीवियस बोरोइंग्स. कि अब बताओ भाई अब तुम कितने पानी में हो, राइट कि नाउ हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड, अब कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है तुम्हें, समझ में आया. तो फिजिकल डेफिसिट सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्राइमरी फिजिकल इंडिकेटर होता है किसी भी इकोनॉमी का. ठीक है, अब इसको मैनेज करने के लिए हमारी सरकार 2003 में एक एक्ट लेके आई थी, द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003. जैसे उस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन था कि भाई आप फिजिकल डेफिसिट को 3% तक कंट्रोल करके, 3% किसका, आपकी जीडीपी का, राइट. हाँ ठीक है, तो 3% तक कंट्रोल करके रखना. अब दिक्कत क्या हुई कि 3% तक 2021 तक का टारगेट था. ठीक है, 2021 तक वो 3% हुआ नहीं, 3% हुआ नहीं. वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सरकार के पास बहाने बहुत हैं. सरकार ने बहाने तो क्या, सच में ही पैंडेमिक आ गया था, पैंडेमिक आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो हम सरकार को अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ा, राइट. तो इस वजह से अभी हमारा नया टारगेट क्या है, नया टारगेट है कि 4.5% करना फिजिकल डेफिसिट को बाय 2025-2026 तक उसको 4.5% कर देना. ये है सरकार का नया फिजिकल टारगेट. ठीक है, अब जो मुद्दे की बात है वो ये है, देखिए पूरी एक्ट नहीं पढ़नी है, मैं ये पढ़ना है कि 2018 में इस एक्ट को अमेंड किया गया था. इस एक्ट को 2018 में जब अमेंड किया था तो इसके अंदर कुछ टारगेट्स अपडेट कर दिए थे. वो टारगेट्स क्या थे कि सरकार को अपना जनरल गवर्नमेंट डेट, ये क्या होता है, ये सेंटर प्लस स्टेट का जो गवर्नमेंट डेट है, डेट टू देयर जीडीपी, परसेंटेज टू जीडीपी. ठीक है, जनरल गवर्नमेंट डेट ये जो है ये कितना रखना है, 60% ऑफ इट्स जीडीपी रखना है, इससे ज्यादा नहीं होगा. जो सरकार यूनियन गवर्नमेंट का होगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हिस्सा होगा इसमें, वो होगा 40%. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना डेट रखना है 40%, स्टेट गवर्नमेंट कितना बचा, 20%. यहां तक समझ में आया.
ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट 40, स्टेट गवर्नमेंट 20%। स्टेट गवर्नमेंट जो लिखा है ये एक्यूमुलेटिव, कि सभी स्टेट्स का मिला के, ठीक है, कितना बन रहा है जीडीपी का वो देखना है हमें। अभी कितना है हमारा, है कुछ आइडिया? अभी जो आपका डेट है वो है 82% समथिंग ऑफ जीडीपी। हाँ, जनरल गवर्नमेंट डेट इसकी बात कर रहा हूं, सेंटर प्लस स्टेट। इसमें से जो सेंटर का है वो कितना है अभी, सेंटर का है भाई साहब इसमें से 57% समथिंग, और स्टेट्स का कितना हो गया, स्टेट का हो गया 28 और 27% समथिंग, 28 समथिंग। तो दोनों अपनी हदों से बाहर चले हुए हैं, ठीक है। अब ये किसने रिकमेंड किया था वो जरूरी है जानना। एनके सिंह कमेटी 2016 में बिठाई गई सरकार के द्वारा। एनके सिंह कमेटी का यही काम था कि भाई फिजिकल डेफिसिट जो सरकार का, देखो दिस गवर्नमेंट, दिस यूनियन गवर्नमेंट इज वेरी मच सीरियस अबाउट फिजिकल डेफिसिट। ये जो गवर्नमेंट है ये शुरू से ही जब से फॉर्म हुई है ये बहुत सीरियस है फिजिकल डेफिसिट को लेके, ठीक है। तो ये जब बजट भी बनाती है तो बड़ा सोच समझ के बनाती है, लोग कहते हैं, राइट। अब इनका कहना है कि भाई फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करना है, तो 2016 में एनके सिंह कमेटी बनाई गई जिसने कुछ गाइडलाइंस दी फिजिकल डेफिसिट को लेके। उसमें से 3 गाइडलाइंस सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली जो है वो हमने कर ली, जो 2018 में एफआरबीएम एक्ट से अमेंड हो चुकी है, वो क्या है, टारगेट्स। कि टारगेट्स क्या रखने हैं इसने ही बताए थे, इसके बताए गए ही टारगेट्स रखे गए हैं कि 60%, 40% और 20%, ठीक है। दूसरी गाइडलाइन क्या है इसकी, दूसरी गाइडलाइन है दैट देयर शुड बी ग्राउंड्स मेंशन्ड फॉर वायोलेशन, कि भाई किन ग्राउंड में सरकार जो है वायलेट कर सकती है फिजिकल डेफिसिट की उसको लिमिट को, वो मेंशन होना चाहिए पहले से ही। जैसे कि उसने 5 ग्राउंड्स दिए, वॉर, पेंडेमिक एंड नेचुरल डिजास्टर, कि पहला वॉर हो गया तो कर लो, दूसरा कोई पेंडेमिक या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया तो कर लो, तीसरा भाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट, अगर एग्रीकल्चरल आउटपुट में कॉन्ट्रैक्शन है तो वो कर लो, चौथा कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमिक आउटपुट फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, यानी कि अगर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक इकोनॉमिक आउटपुट में कॉन्ट्रैक्शन है तो आप अगर कोई खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उसको हम मान लेंगे, ठीक है। यू कैन वायलेट द लिमिट्स। एंड थर्ड इज फॉल और कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और फॉल इन द ग्रोथ रेट, कॉन्ट्रैक्शन और फॉल इन द ग्रोथ रेट। अब यहां पे ग्रोथ हो रही है बट कम रेट से हो रही है, ठीक है। हर साल ग्रोथ का रेट कम हो रहा है, ग्रोथ तो हो रही है पर ग्रोथ का रेट कम हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन और फॉल इन द ग्रोथ रेट फॉर 8 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, फॉर 8 which is equal to 2 years, कि फॉर 8 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स अगर ग्रोथ रेट में कॉन्ट्रैक्शन या फॉल दिख रहा है तो भी आप वायलेट कर सकते हो। ये 5 चीजें एनके सिंह कमेटी ने कहा कि अगर ये ग्राउंड्स हैं तो यहां पे वायलेशन करी जा सकती है। तीसरा जो इसने कहा दैट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट काउंटर साइक्लिकल एक्सपेंडिचर पॉलिसी, गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट काउंटर साइक्लिकल एक्सपेंडिचर पॉलिसी। अब कोई बताएगा कि ये क्या पॉलिसी है, काउंटर साइक्लिकल एक्सपेंडिचर पॉलिसी क्या है? बोलो बोलो। वेयर देयर इज ग्रोथ एक्सट्रैक्ट द मनी, ठीक है, आधा है पर क्या है नॉर्मल? इकोनॉमी का जो साइकिल है, हाँ ठीक है, इकोनॉमी का साइकिल चलता है कैसे है पहले ये बता भाई। इकोनॉमी का साइकिल कुछ ऐसे चलता है कि पहले इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पीक पे पहुंची, फिर कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो गई, फिर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन के बाद डिप्रेशन में चली गई,
फिर रिकवरी मोड में आई और दोबारा नॉर्मल होके ग्रोथ करना शुरू करी। ये इकोनॉमी का साइकिल चलता रहेगा। नाउ व्हेन योर इकोनॉमी इज ग्रोइंग, जब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो एनके सिंह बोलते दैट योर एबिलिटी टू स्पेंड इज मोर, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पैसे आ रहे हैं भाई घर में। योर एबिलिटी टू स्पेंड इज मोर, बट योर नीड टू स्पेंड इज लेस। कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, सभी लोगों की इनकम बढ़ रही है, तभी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, सो देयर इज नो नीड टू स्पेंड मनी, योर नीड टू स्पेंड इज लेस। सो व्हाट शुड गवर्नमेंट डू? गवर्नमेंट क्या करे फिर अगर ये चीज है तो? जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, राइट, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स क्या कर ले? कम करना शुरू कर दे। जैसे जैसे इकोनॉमी फॉल करना शुरू करेगी, मतलब ग्रोथ रेट कम होना शुरू होगा, तो थोड़े थोड़े एक्सपेंडिचर बढ़ाना शुरू कर दे। जब इकोनॉमी बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को एकदम से ज्यादा कर दे, वापस लेके आना है भाई। जब वो रिकवरी मोड में आ गई है, तो एक्सपेंडिचर को स्लोली स्लोली क्या करना शुरू कर दे? कम करना शुरू कर दे। दिस इज द एक्सपेंडिचर साइकिल ऑफ द गवर्नमेंट। इट शुड बी द एक्सपेंडिचर साइकिल ऑफ द गवर्नमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे फिर? इट इज नोन एज काउंटर साइक्लिकल अप्रोच ऑफ द एक्सपेंडिचर। कि आपकी इकोनॉमिक साइकिल से अपोजिट आप चल रहे हैं। प्रो साइक्लिकल अप्रोच भी होती है। प्रो साइक्लिकल अप्रोच क्या होती है? कि जब ग्रोथ हो रही है तभी हम खर्चा कर रहे हैं, ग्रोथ कम हुई हमने खर्चा भी कम कर दिया। हाँ, कुछ सरकारों को लगता है कि ठीक है क्या है कि जब हमारी ग्रोथ हो रही है, इधर देखो, जब हमारी ग्रोथ हो रही है तब हम खर्चा भी कर रहे हैं, ग्रोथ कम होना शुरू करी हमारा खर्चा भी कम होना शुरू हो गया। हाँ, तो उसके साथ ही साथ चल रहे हैं आप। यू आर प्रो टू द साइकिल, दिस इज योर प्रो साइक्लिकल अप्रोच। बट एनके सिंह सजेस्टेड दैट यू शुड गो फॉर द काउंटर साइक्लिकल अप्रोच। एनके सिंह ने कहा कि प्रो साइक्लिकल के लिए मत जाइए, काउंटर साइक्लिकल के लिए जाइए। कि जब आपकी ग्रोथ ज्यादा हो, क्रिएट बफर्स, उन्हीं बफर्स को यूज कीजिए जब डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आ जाए, ताकि आप इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें। ये एनके सिंह साहब की क्या थी? रिकमेंडेशंस थी। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन। हाँ, देखो दो फर्क है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल रिसेशन एंड रिसेशन। टेक्निकल रिसेशन क्या होता है जो आप बोल रहे हो, उसकी डेफिनेशन है कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड फॉर 2 और मोर क्वार्टर्स कंसेक्यूटिवली, इट इज नोन एज टेक्निकल रिसेशन। रिसेशन क्या हो सकता है? जब हम एक पीरियड ऑफ टाइम तक क्या देखते हैं? कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। तो एक प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन, क्या? एक प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन, यानी कि लंबा चलने वाला रिसेशन को हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। ठीक है, एक लंबा चलने वाले क्या बोलेंगे रिसेशन को हम? डिप्रेशन। कि जब कॉन्ट्रैक्शन एक लंबे समय को पीरियड तक है, फिर वो क्या हो गया? डिप्रेशन हो गया भाई साहब। हाँ, नहीं, वो डिप्रेशन की टेक्निकल भाषा, ऐसा कोई टेक्निकल डिप्रेशन नाम की चीज नहीं है, पर उसको हम 3 साल का पीरियड लेके चलते हैं। ठीक है, वैसे जब हम 1930 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था तब की हमने बात करी थी। बट ये रिसेशन, टेक्निकल रिसेशन और रिसेशन दो अलग चीज होती है। यहाँ क्या करते हैं? तीन तीन टेक्निकल रिसेशन और रिसेशन, नॉर्मल रिसेशन, दोनों में मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है वो आपको 2 क्वार्टर लिखे, वो ये भी लिख सकते हैं। मुझे याद नहीं है, सीडीएस सीएपीएफ में शायद क्वेश्चन आया था ये, उन्होंने रिसेशन को ऐसे लिख रखा था, डिप्रेशन को लिख रखा था कि प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन इज डिप्रेशन, इज ऑल्सो नोन एज डिप्रेशन, विच इज राइट स्टेटमेंट। डिप्रेशन क्या है? वो भी एक प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन ही है ना, कॉन्ट्रैक्शन ही है लंबे स्पैन ऑफ टाइम तक की। ठीक है, तो दो अलग अलग है, टेक्निकल रिसेशन और रिसेशन। डन? यहां तक कोई डाउट? सिमर, if there is growth, extract the money,
अच्छा काउंटर साइक्लिकल, ठीक है, बिल्कुल सही। ओके सिमर, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। हाँ जी, डोविश स्टैंस, डोविश मतलब कि स्टैंस को लूज करना, लूज मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करना। यू आर मोर टूवर्ड लुकिंग फॉर दी लूजिंग दी मॉनेटरी पॉलिसी। हॉकिश मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना, मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना, वो हॉकिश है, वो डोविश है। एकोमोडेटिव इनके सिंपल नाम हो गए, एकोमोडेटिव, और दूसरा है, एक और है, हाँ कैलिब्रेटेड टाइटनिंग थोड़ा अलग होता है। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग में आप इकोनॉमी को थोड़ा खोलने की कोशिश करते हैं, बट दैट इज वेरी कैलिब्रेटेड मैनर, कि आप इकोनॉमी को ऐसे नहीं कर देंगे, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ऐसे नहीं लगा देंगे कि भाई उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा कम हो जाए। सो यू आर इंक्रीजिंग रेपो रेट्स बट इन वेरी कैलिब्रेटेड मैनर, ठीक है, वेरी ग्रेजुअल मैनर, वो थोड़ा बीच से का रास्ता है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। हाँ नहीं, न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल में तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ कैलिब्रेटेड टाइटनिंग में वो देख रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करने की तरफ, लेकिन एक आराम आराम से ग्रेजुअल मैनर में। हॉकिश में झपट्टा एकदम तेज, ठीक है, डन, चल।